आज हमारे पास असम से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं। हाँ, एक तरफ भैंसों की लड़ाई पर बवाल है तो दूसरी तरफ एक डांस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की है। और तो और असम ने अपना एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया। बिल्कुल। ये सब सुनकर एक पहेली सी बनती है ना। हाँ, तो सवाल यही है कि आज के असम की असली पहचान क्या है? क्या वो अपनी सदियों पुरानी जड़ों में है या फिर अपनी नई उड़ानों में? चलिए इन अलग अलग खबरों के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं माड़ बिहू से। ये असम का एक बड़ा फसल कटाई का त्योहार है एक तरह से जश्न और दावतों का समय। और इसी जश्न का एक पारंपरिक हिस्सा रही है आहत गुड़ी में होने वाली भैंसों की लड़ाई। लेकिन इस बार ये खबरों में इसलिए है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद हुई। मुझे ये बात थोड़ी समझ नहीं आई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है तो ये इतने खुलेआम कैसा हो सकता है? यहीं पर देखिए कानूनी दांव पेंच सामने आता है। अच्छा। असल में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम नागराज केस में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था। हाँ हाँ, मुझे याद है। उस फैसले का निचोड़ सिर्फ ये नहीं था कि जानवरों की लड़ाई पर रोक लगे, बल्कि अदालत ने पहली बार ये सिद्धांत दिया कि जानवरों को भी सम्मान से जीने का अधिकार है, उन्हें बेवजह पीड़ा नहीं दी जा सकती। ये तो भारतीय कानून में एक मील का पत्थर था। बिल्कुल। तो फिर उस फैसले का क्या हुआ? उसे दरकिनार कैसे किया गया? ठीक वैसे ही जैसे तमिलनाडु ने जल्लीकट्टू के लिए किया था। ओहो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्रीय कानून पर आधारित था, मतलब प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट पर। ठीक है। लेकिन राज्यों के पास भी अपने कानून बनाने की शक्ति होती है। ठीक है। तो असम सरकार ने उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पशु क्रूरता निवारण असम संशोधन विधेयक पास कर दिया। अरे वाह, मतलब एक तरह का कानूनी जुगाड़। आप कह सकते हैं। इस संशोधन के जरिए उन्होंने भैंसों की लड़ाई को राज्य की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा बताकर उसे कानूनी कवच दे दिया। पर क्या ये सिर्फ संस्कृति बचाने की बात है या इसके पीछे कोई और भी वजह है? वजहें कई हैं। एक तो साफ तौर पर राजनीतिक है। ये प्रथाएं एक बड़े ग्रामीण वोट बैंक की भावनाओं से जुड़ी हैं। सही है। कोई भी सरकार उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। दूसरा, एक सांस्कृतिक पहचान का पहलू है। कई लोगों को लगता है कि अदालतें उनकी सदियों पुरानी परंपराओं को समझे बिना उन पर फैसले थोप रही हैं। और तीसरा, एक छोटा मोटा ही सही पर स्थानीय अर्थव्यवस्था का पहलू भी है। इन आयोजनों के आसपास मेले लगते हैं जिससे लोगों की कमाई होती है। तो ये संस्कृति, राजनीति और अर्थशास्त्र का एक उलझा हुआ मिश्रण है। तो एक तरफ जहां एक परंपरा पर कानूनी सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ असम की एक और सांस्कृतिक झलक ने दुनिया का ध्यान खींचा। और इस बार वजह बेहद खूबसूरत थी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान गुवाहाटी के सारू सजाई स्टेडियम में 1000 से ज्यादा बोडो नर्तकों ने एक साथ बागुरुम्बा नृत्य का प्रदर्शन किया। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की एक कोशिश थी। मैंने सुना है इसका एक बहुत ही प्यारा सा निकनेम भी है, बटरफ्लाई डांस। हाँ, तितली नृत्य कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें नर्तकियों की चाल, उनके हाथों की मुद्राएं और जिस तरह वो धीरे धीरे झूमती हैं, वो बिल्कुल तितली के पंखों की तरह लगती हैं। ये बहुत ही सौम्य और सुंदर नृत्य है। अच्छा। और इसकी खासियत सिर्फ डांस में नहीं, इसके संगीत में भी है। इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं, जैसे सिपुंग, जो एक लंबी बांसुरी है जिसकी आवाज बहुत मीठी होती है। हाँ, और सेरजा, जो सारंगी जैसा वाद्य है, और खाम, एक लंबा ढोल जो ताल देता है। और वो जो पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, दोखना और अरुनाई, वो भी बहुत रंगीन होते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है। बागुरम्बा नृत्य बोडो समुदाय के जीवन दर्शन का प्रतीक है, प्रकृति के साथ सद्भाव और शांति। और ये बैसाखियों त्योहार से जुड़ा है ना? हाँ, जो उनके नए साल जैसा है। हाँ। जब 1000 से ज्यादा कलाकार एक साथ इसे करते हैं तो ये सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश नहीं होती, बल्कि अपनी संस्कृति को दुनिया के सामने रखने का एक बहुत शक्तिशाली और सकारात्मक जरिया बन जाता है। ये दुनिया को बताने का एक तरीका है कि हमारी पहचान कितनी समृद्ध है। सही कहा। संस्कृति को आकार देने वाली आवाजों की बात हो रही है तो हमें असम के पत्रकारिता के एक बड़े स्तंभ प्रदीप बरुआ को भी याद करना चाहिए, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वो सिर्फ एक संपादक नहीं थे, है ना? उनका प्रभाव इससे कहीं ज्यादा गहरा था। बहुत ज्यादा। इसे समझने के लिए आपको दी असम ट्रिब्यून समूह के महत्व को समझना होगा। ये असम में सिर्फ एक अखबार समूह नहीं है, ये एक संस्था है। अच्छा। प्रदीप बरुआ के पिता राधा गोविंद बरुआ ने इसकी स्थापना की थी। प्रदीप बरुआ ने इसी विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, प्रांतिक पत्रिका के साथ। प्रांतिक,
इतनी खास क्यों थी? क्योंकि वो सिर्फ खबरें नहीं देती थी। 1980 के दशक में जब असम कई सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था, तब प्रांतिक ने एक ऐसा मंच तैयार किया जहां गंभीर मुद्दों पर बहस हो सकती थी। मतलब साहित्य और विचारों को जगह मिलती थी। बिल्कुल। 4 दशकों तक उन्होंने निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता का एक मानक स्थापित किया। वो एक तरह से असम के बौद्धिक संरक्षक थे। उनका जाना एक युग का अंत है। प्रदीप बरुआ जैसे लोगों ने असम की बौद्धिक जमीन तैयार की और अब उसी जमीन से नई पीढ़ी आसमान की तरफ देख रही है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट मिशन लाचित 1। हाँ, ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी। पूर्वोत्तर भारत के किसी शिक्षण संस्थान का ये पहला सैटेलाइट मिशन। इसका नाम महान अहोम जनरल लाचित बोरफुकन के नाम पर रखा गया था, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत है। इतिहास से प्रेरणा लेकर भविष्य की ओर देखना। सही। इसे इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV से लॉन्च भी किया गया था। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन फिर तीसरे चरण में गड़बड़ी हो गई। अरे यार, मतलब इतनी मेहनत, इतनी उम्मीदें, सब आखिरी लम्हों में खत्म हो गया। ये तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत दिल तोड़ने वाला रहा होगा। बिल्कुल, ये दिल तोड़ने वाला था। इसे आसान भाषा में समझें तो एक बड़े रॉकेट में कई छोटे छोटे रॉकेट एक के ऊपर एक लगे होते हैं, जिन्हें स्टेज कहते हैं। हाँ। पहला स्टेज रॉकेट को जमीन से ऊपर उठाता है और जब उसका ईंधन खत्म हो जाता है तो वो अलग हो जाता है ताकि रॉकेट हल्का हो जाए। फिर दूसरा स्टेज और फिर तीसरा। तो यहाँ तीसरे स्टेज में कुछ? हाँ, पहले 2 स्टेज तो बढ़िया काम कर गए, लेकिन तीसरे में कोई तकनीकी खराबी आ गई। नतीजा ये हुआ कि रॉकेट उस जरूरी रफ्तार और ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका। और लाचित 1 समेत सभी सैटेलाइट वापस पृथ्वी के वायुमंडल में आके जल गए। बिल्कुल। इसका लक्ष्य क्या था? ये सैटेलाइट करने क्या वाला था? इसे किसी खास ऑर्बिट में भेजा जा रहा था, है ना? हाँ, इसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? इसका कमाल ये है कि इस ऑर्बिट में घूमता हुआ सैटेलाइट हर रोज ठीक एक ही वक्त पर, मान लीजिए सुबह 10 बजे, किसी भी शहर के ऊपर से गुजरता है। ओह, तो इससे एक ही जैसी रोशनी में तस्वीरें मिलती हैं। एकदम सही। जिससे बदलावों को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है, जैसे कोई जंगल कितना घना हुआ या ब्रह्मपुत्र नदी अपना रास्ता कैसे बदल रही है। ये एक तरह से पृथ्वी का रोजाना हेल्थ चेकअप है। तो इस असफलता के बावजूद क्या आप इसे एक सकारात्मक कदम मानती हैं? 100%। विज्ञान में ऐसी असफलताएं ही आगे की सफलता की सीढ़ी बनती हैं। सही है। ISRO का भी पहला रॉकेट लॉन्च फेल हो गया था। बिल्कुल। जरूरी बात यह है कि असम के छात्रों और शिक्षकों ने इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार की। उन्होंने ISRO जैसी संस्था के साथ मिलकर काम किया। ये मिशन भले ही नाकाम रहा हो, लेकिन इसने उस क्षेत्र के हजारों युवाओं को प्रेरित किया है। ये असफलता भविष्य की सफलताओं का बीज है। हाँ। तो जहां अंतरिक्ष का एक सफर अधूरा रह गया, वहीं असम में जमीन पर कई सफर अब बहुत तेज और आसान हो रहे हैं। सही कहा। पहली बड़ी खबर है गुवाहाटी और कोलकाता के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का शुरू होना। इससे यात्रा का समय सीधे सीधे 2.5 घंटे कम हो गया। 2.5 घंटे सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका बहुत बड़ा मतलब है। सोचिए, जो व्यापारी सुबह गुवाहाटी से चलकर दोपहर तक कोलकाता पहुंचकर अपना काम निपटा सकता है और शायद अगली सुबह तक वापस भी आ सकता है। बिल्कुल, उसके लिए व्यापार कितना आसान हो गया। जो छात्र बेहतर शिक्षा के लिए बड़े शहरों में जाना चाहते हैं, उनके लिए आना जाना सुलभ हो गया। ये सिर्फ समय की बचत नहीं है, ये अवसरों को करीब लाना है। और ऐसा ही एक और बड़ा प्रोजेक्ट काजीरंगा में भी चल रहा है, एक एलिवेटेड कॉरिडोर। हाँ, ये तो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी है ना? बिल्कुल। ये एक शानदार उदाहरण है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण को कैसे साथ लेकर चला जा सकता है। अभी जो हाईवे पार्क के बीच से गुजरता है, वहां तो स्पीड लिमिट बहुत कम है। हाँ, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि अक्सर जानवर सड़क पार करते हैं। इससे 1.5 से 2 घंटे का सफर हो जाता है। ये एलिवेटेड कॉरिडोर यानी सड़क के ऊपर बना हुआ पुल ट्रैफिक को पार्क के ऊपर से निकाल देगा। तो इंसानों का सफर सिर्फ आधे घंटे का रह जाएगा और नीचे जानवर बिना किसी खतरे के आजादी से घूम सकेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये इंसान और जानवर के बीच के टकराव को भी कम करेगा। ये सब विकास के काम, तेज ट्रेनें, बेहतर सड़कें, इन सब के लिए एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बिजली। और असम उसके लिए भी एक नया रास्ता अपना रहा है। हाँ, धुबरी जिले के खुटा गांव में असम का पहला बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। 70 मेगावाट का प्लांट। इसमें 300 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। लेकिन आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है
इसके पीछे की सोच। क्या मतलब? देखिए, असम वो राज्य है जो हर साल बाढ़ और बदलते मौसम की मार झेलता है। उनके लिए जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक किताबी बात नहीं, एक जीती जागती हकीकत है। ऐसे में सौर ऊर्जा अपनाना सिर्फ भारत के हरित ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करना नहीं है। ये अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई का एक हिस्सा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एक राज्य कैसे अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों को ही एक अवसर में बदल सकता है। और आखिरकार ये सारा विकास, ये सारी परियोजनाएं, ये सब लोगों के लिए हैं। और शायद सबसे अच्छी खबर जो इस विकास की कहानी को पूरा करती है, वो असम के क्लासरूम से आ रही है। निश्चित रूप से पिछले एक दशक में असम में सेकेंडरी स्कूल स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर में 42% की गिरावट आई है। 42%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये चमत्कार हुआ कैसे? बुनियादी ढांचा सुधारा गया, बेहतर क्लासरूम्स और खासकर लड़कियों के लिए अलग और साफ सुथरे शौचालय बनाए गए। इसका बहुत बड़ा असर होता है। हाँ, दूसरा, बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती की गई और उन्हें ट्रेनिंग दी गई। तीसरा, तकनीक का इस्तेमाल हुआ, डिजिटल क्लासरूम। और वो जो योजनाएं हैं जैसे स्कॉलरशिप और मिड डे मील, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। ये न सिर्फ पोषण देती हैं बल्कि बच्चों को स्कूल लाने के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं। जब आप शिक्षा की समस्या को हर एंगल से घेरते हैं तब ऐसे नतीजे मिलते हैं। तो आज हमने असम की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर देखी। एक तरफ परंपरा और कानून की खींचतान है, तो दूसरी तरफ संस्कृति का जश्न। एक तरफ अंतरिक्ष में जाने की नाकाम कोशिश है, तो दूसरी तरफ जमीन पर बिछता सड़कों और सोलर पैनल्स का जाल। इन सब का क्या मतलब निकालें? इसका मतलब ये है कि असम बदलाव के एक बहुत ही रोमांचक दौर से गुजर रहा है। वो एक ही समय में कई दिशाओं में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी गहरी जड़ों वाली परंपराओं को आधुनिक कानूनों के साथ संतुलित कर रहा है, विज्ञान में नई महत्वाकांक्षाएं पाल रहा है और साथ ही शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे मूलभूत मुद्दों पर भी ठोस प्रगति कर रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जहां अतीत और भविष्य एक दूसरे से टकरा भी रहे हैं और एक दूसरे का हाथ थामकर आगे भी बढ़ रहे हैं। तो असम के इन अलग-अलग घटनाक्रमों को देखते हुए, जहां एक तरफ कानून बनाकर पारंपरिक प्रथाओं को बचाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, ये इस बारे में क्या बताता है कि 21वीं सदी में कोई भी क्षेत्र अपने लिए प्रगति को कैसे परिभाषित करता है? क्या ये कोई सीधा रास्ता है या अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक जटिल समझौता है?